दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर रंजना जैन, जो कि इतिहास की अध्यापक, इतिहास की जानकार है। और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और जैसा कि एक विषय है, रानी दुर्गावती आज से 500 वर्ष पहले इस धरती पर एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, उन पर बात करने जा रहे हैं। और मुद्दा ये आता है कि रानी दुर्गावती के साथ उस समय के इतिहासकारों ने या बाद में उतना कुछ नहीं लिखा जितना उनका योगदान था। आपको क्या लगता है? सर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं कम से कम 20 सालों से इतिहास पढ़ा रही हूँ और एक विद्यार्थी के तौर पर भी मैंने इतिहास पढ़ा है। तब भी मैंने इस बात की कमी को महसूस किया था कि गौड़ राजवंश में जो वीरांगना दुर्गावती का जो उल्लेख है वो उस तरीके से हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में हमको नहीं दिया गया है जिस तरीके से वो डिजर्व करती थी, जिस तरीके से होना चाहिए था। क्योंकि मुगल काल में और एक महान मुगल परंपरा हम जिसको कहते हैं कि अकबर के पहले भी बाबर और हुमायूं जैसे शासक हुए और उन्होंने पूरे भारत में अपने साम्राज्य विस्तार करने का पूरा प्रयास किया। निश्चित रूप से अकबर ने भी प्रयास किया और तब भी उनको दुर्गावती के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए विचार करना पड़ा, सोचना पड़ा। पहले तो उनने आक्रमण करने के पहले संधि करने के प्रस्ताव भी भिजवाए थे, जिनको कि रानी दुर्गावती ने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए क्योंकि उनको अपने बल, कौशल, बुद्धि, अपनी सेना और अपने प्रशासन पर पूरा विश्वास था, जो कि उचित था, क्योंकि उस समय में वो एक बहुत महान प्रशासिका भी थी। अगर हम उनके प्रशासन की बात पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इलाके का, अपने प्रांतों का, अपने साम्राज्य का प्रशासन जिस तरीके से किया था और जिसका उल्लेख हमको अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि रानी दुर्गावती एक योग्य प्रशासिका थी। योग्य प्रशासिका होने के साथ ही साथ वो एक महान वीरांगना भी थी। उनका युद्ध कौशल बड़े गजब का था। मध्यकालीन महिलाओं में जहां तक हम बात करें तो हमको दुर्गावती के आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता है। वो रण कौशल में पारंगत थी और जैसा कि अपन को पता है कि वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी। रंजना जी, यहाँ हम आपसे थोड़ी सा एक और बात जानना चाहते हैं। चंदेल वंश की राजकुमारी थी, कलिंजर उनका मायका था जी। रानी दुर्गावती जिस उम्र में उन्होंने यहाँ पर गद्दी संभाली जी, तब उनकी लगभग क्या उम्र रही होगी और वो परिस्थितियां क्या बनी थी? एक्चुअली जितना मेरा अध्ययन है सर, मैंने ये पढ़ा है कि जो कि वो कीरत सिंह और सालीबहन के परिवार की वंशज की परंपरा की पुत्री हैं, वो राजकुमारी, चंदेल राजकुमारी के नाम से जानी जाती हैं। तो उस समय चंदेलों की स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी और संग्राम शाह, जो कि रानी दुर्गावती के ससुर थे, उस समय एक महान शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे। आप अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वो हर कला में पारंगत थे। मतलब उनका साम्राज्य भी विशाल था, उनका प्रशासन भी शानदार था। उनने कला को प्रश्रय दिया, उनने साहित्य को प्रश्रय दिया, उनने निर्माण कला को प्रश्रय दिया। हम जो पढ़ते हैं जबलपुर में 52 ताल तलैया और किले, दुर्ग, बाबरगढ़ की जो हम बात पढ़ते हैं, वो संग्राम शाह की परंपरा चली आ रही है। संग्राम शाह एक अत्यंत समृद्ध, अमीर और गरिमावान शासक थे, जिनको कि रीवा के महाराजा का आशीर्वाद भी प्राप्त था, सहयोग भी प्राप्त था। तो उस समय गौड़ों की स्थिति बहुत उत्कृष्ट कोटि की हो चुकी थी और चंदेल उस समय थोड़े से डाउन पोजीशन में आ चुके थे। तो जबकि हम ये देखते हैं कि वो चंदेल राजपूत राजवंश है, गौड़ एक जनजाति राजवंश है, लेकिन संग्राम शाह ने अपने व्यक्तित्व से अपने जनजाति राजवंश को उस स्तर तक पहुंचा दिया था कि चंदेल राजवंश भी अपने पुत्री को संग्राम शाह को सौंपने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से एक योग्य अपने उनको परख लिया था संग्राम शाह ने रानी दुर्गावती की योग्यता को। खूबसूरत तो वो थी, साथ में उनकी योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता को भी परख लिया था। तो उन्होंने उनका हाथ मांगा अपने पुत्र के लिए, चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह और राजा सालीबहन से, और उसके बाद में उनका विवाह हो गया उनके पुत्र से, दलपत शाह से, संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से। और दलपत शाह से विवाह होने के उपरांत की जो कहानी है वो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि दलपत शाह ने
43 में राजा के रूप में गद्दी पर बैठे जब उनके पिता का देहांत हो गया। और लगभग 7 साल शासन करने के बाद में 1550 में दलपत शाह का शायद कोई बीमारी हो गई होगी, उसका हमको ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता, लेकिन युवावस्था में ही उनका जो है उनका देहांत हो गया। तो महारानी की अवस्था इस समय मुश्किल से 30 वर्ष की रही होगी जिस समय वो वैधव्य को प्राप्त हो गई। और उनका छोटा सा बालक था वीर नारायण जो 5 साल का था। अब उनके जो मंत्री वगैरह थे, हमको नाम मिलता है आधार सिंह कायस्थ का नाम मिलता है, तो उन लोगों ने महारानी को सलाह दी कि आप इनकी संरक्षिका बन करके शासन करें। तो अपने पुत्र वीर नारायण का राज्याभिषेक करके महारानी ने उनके प्रशासक के उनके संरक्षक के तौर पर शासन करना शुरू किया। और ये परंपरा, संरक्षक के तौर पर शासन करने की परंपरा हमको भारतीय राजनीति में बहुत पहले से दिखाई देती है। रानी दुर्गावती जिस तरीके से देखें तो चंदेल राजकुमारी थी, घुड़सवारी उन्हें आती थी, युद्ध कौशल भी, जैसा कि आपने भी बताया, इतिहास की जो छोटी घटनाएं भी देखने मिलती उनमें है जी। अबुल फजल ने भी उसकी तारीफ की है जी। रानी दुर्गावती की निर्णय क्षमता जी। आज हम देखें भारतीय समाज में नारियों की जो स्थिति है उस समय पे जो बोला जाता है, निश्चित है कि रानी दुर्गावती एक बहुत सक्षम शासिका के तौर पे सामने आती जी। तो अकबर का और रानी दुर्गावती के बीच में जी। जिस तरीके की स्थितियां सामने आई थी वो वजह क्या रही? ऐसा प्रतीत होता है सर कि अकबर अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए ही इस दिशा में अग्रसर हुए होंगे, क्योंकि उनका जो सूबेदार था कढ़ा मानकपुर का अब्दुल मजीद, जिसको हम आसफ खान के नाम से जानते हैं, जिनके साथ में महारानी का नर्रई नाला के आसपास में संघर्ष हुआ था और उसी में महारानी ने अपना सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने आप को ही उनने हताहत कर लिया था, खत्म कर लिया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब्दुल मजीद एक सूबेदार रहा होगा जिसको अकबर ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के 3000 का मनसब प्रदान कर दिया था। तो उसने आज्ञा मांगी रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण करने की। इसमें 2-3 बातें आती हैं। पहली बात तो मैं ये भी देखती हूँ कि अकबर ने सुलह एक कुल की नीति को अपनाया था, जिसमें सुलह एक कुल की नीति के तहत यह है कि वो राजपूतों के साथ में दोस्ती और मित्रता की उनने संधि को कायम रखा और नीति का पालन किया। लेकिन यहाँ पर रानी दुर्गावती भी एक तरीके से राजपूत राजकुमारी ही थी, चंदेल राजकुमारी थी। लेकिन यहाँ हमको अकबर के 2 चेहरे दिखाई देते हैं। या तो ये संभव है कि वो रानी दुर्गावती की योग्यता, क्योंकि वो सुन चुका था अकबर इस चीज को कि उनने बहुत बहादुरी पूर्वक बाज बहादुर को पराजित किया था और मतलब उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिया था। तो रानी दुर्गावती की योग्यता की खबरें भी उनके पास पहुंच रही थी। प्लस इनके साम्राज्य के बारे में मैं आपको बताऊं, जितना सोना कभी किसी ने देखा नहीं होगा उतना सोना रानी दुर्गावती के पास था। उनके बारे में उल्लेख प्राप्त होता है कि अबुल फजल ने लिखा हुआ है, आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि 100 तो घड़े थे सोने की असरफियों से भरे हुए, जानवरों की ठोस सोने की मूर्तियां थीं, और ऐसे ही पता नहीं कितनी स्वर्ण मुद्राएं उनके पास रही होंगी, कितना अचल संपत्ति रानी के पास थी। तो अकबर ने भले ही महान बनने का प्रयास किया है, लेकिन वो रानी की समृद्धि से और रानी की योग्यता से निश्चित रूप से जलन की वजह से प्रभावित हुआ होगा। योग्यता से प्रभावित होता तो दोस्ती का हाथ बढ़ाता। हाँ, युद्ध करने ना आता, दोस्ती का हाथ बढ़ाता। रानी दुर्गावती ने भी ये बात हमको, उनका जब संघर्ष हुआ तो ये बात समझ में आई, जब आधार सिंह कायस्थ वगैरह ने उनको बोला कि महारानी अपन दोस्ती कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल मजीद से करूंगी, ये सूबेदार है, इससे करूंगी। अगर अकबर स्वयं आए होते तो मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाती, मतलब मैं रानी हूं तो राजा से दोस्ती करूंगी। हाँ, एक सेनापति से उनके एक सूबेदार से आदने से 3000 का मनसब कोई मनसब नहीं होता, 3000 का मनसब छोटा पद होता है, तो इस मनसबदार से दोस्ती थोड़ी करूंगी मैं। तो उनने अपनी प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को सबसे आगे रखते हुए उनने युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। और जहां तक आपने युद्ध कौशल की बात की है, महारानी ने बहुत वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा और अपने सेनापतियों को भी उनने बहुत आग्रह किया इस बात का। जब उनका पहला युद्ध में वो विजयी हो गई थी, उनने कहा था अपने सेनापतियों से कि हमको रात में ही मुगल सेना पर आक्रमण कर देना चाहिए, लेकिन महारानी की इस बात को नहीं माना गया
और उनने ये बोला था कि देखो हम रात को ही आक्रमण कर दें, अभी शत्रु तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह तक तो अब्दुल मजीद तोपखाना और बड़ी सेना लेकर के आ जाएगा। और अब्दुल मजीद महारानी ने जो नर्री नाला के आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे जबलपुर में, उस स्थान की लोकेशन आप देखेंगे अभी जहां पर समाधि है बरेला में, तो किसी भी दूसरे बाहर से आने वाले व्यक्ति को उस स्थान की भौगोलिक संरचना को समझना बड़ा कठिन था। और अब्दुल मजीद भी इस बात को देख करके आश्चर्यचकित रह गया था कि महारानी ने कितनी कूटनीति का परिचय दिया हुआ है। महारानी की बात उनके सेनापतियों ने नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, हम आक्रमण सुबह ही करेंगे। और सुबह वही हुआ जिसका डर था। अब्दुल मजीद पूरी सेना के साथ में, और तोपखाना, क्योंकि महारानी के पास तोपखाना नहीं था। ये हम एक कमी कह सकते हैं कि महारानी के पास तोपखाना नहीं था। और यह भी संभव है कि उस समय तक किसी कोई आवश्यकता पड़ी नहीं होगी तोपखाने की। और चूंकि अब्दुल के पास तोपखाना इसलिए था क्योंकि वो मुगल सेना के पास बाबर के समय से आना चालू हो गया था, तो इधर के शासकों ने तोपखाने के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया। निश्चित है रानी दुर्गावती बहुत योग्य वीरांगना और कुशल शासक थी जी। इतिहास ने आखिर उनके साथ ये क्यों किया कि उनके लेके जो जानकारियां हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है जी जितनी कि लक्ष्मीबाई को लेके। वर्तमान में हम देखते हैं सर, जो नए इतिहासकार हैं वो नए तथ्य खंगाल खंगाल करके जो इतिहास अब प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं खुद ही रिसर्च करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके बारे में ऐसा नहीं है कि जानकारियां नहीं हैं। जानकारियां हैं, लेकिन उनको कभी हाईलाइट नहीं किया गया, या तो उनको छुपाया गया। और इसके पीछे किसकी क्या मंशा रही, क्यों नहीं उनको हाईलाइट होने दिया गया, जबकि वो हमारी एक महान विरासत है, हमारे इलाके की महान विरासत है, हमारी जनजाति परंपरा की एक महान विरासत है। एक महान योद्धा थी और महान वीरांगना थी। निश्चित रूप से दबाया गया उनको, लेकिन आज उनकी पताका को लहराने के लिए हम लोग तत्पर बैठे हुए हैं। आज के इतिहासकार लगातार खोज भी कर रहे हैं, शोध भी कर रहे हैं। अच्छा, रानी दुर्गावती के वंशजों के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है? महारानी दुर्गावती के बाद में जो वंशज हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं हुए, और धीरे धीरे यहाँ पर रानी दुर्गावती के जो मतलब आप उनके वंशज ही कह लें, वीर नारायण की तो डेथ हो गई थी जल्दी, तो उनके फिर गौड़ साम्राज्य के शासक हम कह सकते हैं जो बाद में रहे, तो वो जो भोंसलों ने यहाँ पर आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। तो एक तरीके से वो भोंसले के अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने लगे थे, जिनका उल्लेख हमको दिखाई देता है राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के समय तक दिखाई देता है। तो राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के पहले तक शंकर शाह के जो पिता थे सुमेर शाह, वहां तक हमको दिखाई देता है कि वो भोंसलों के अधीनस्थ एक तरीके से जागीरदार के रूप में शासन करते हैं, और नाम मात्र का उनको पेंशन वगैरह दे दी जाती है, और कुल मिलाकर के शासन जो है वो भोंसलों के हाथों में था। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म हुए 501 वर्ष हो चुके हैं। उनकी वीरता की कहानियां इस गोंडवाना पूरी साम्राज्य में, आज महाकौशल क्षेत्र में और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में जगह जगह लोग सुनते हैं, किंवदंतियों में है। इतिहास के पन्नों पे वो सब कुछ नहीं है, और आज के नए इतिहासकार उस पर शोध भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी जानकारियां भी इकट्ठी कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें बहुत कुछ उपलब्ध होगा, ऐसी उम्मीदें की जाती हैं। रंजना जी, दो चीजें और जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि रानी दुर्गावती के समय का जो समाज था, जिस तरीके की स्थितियां थी, उस समाज की क्या स्थिति थी? बहुत संपन्न समाज, बहुत संपन्न लोग थे। ऐसा समझ में आता है सर, हम जितना उस समय का अध्ययन करते हैं हमको ये समझ में आता है कि समाज संपन्नता हम उस अर्थ में कह सकते हैं कि विपन्नता बिल्कुल भी नहीं थी। बढ़िया खाते पीते लोग थे, अच्छी संस्कृति परंपरा थी, अच्छा प्रशासन चल रहा था, शिक्षा भी ठीक थी, साथ में साहित्य, और उनके राज्य में हम कई ब्राह्मण विद्वानों का नाम पढ़ने को देखने को हमको मिलता है, जिन्होंने उस समय अच्छे ग्रंथों का लेखन किया हुआ है, और उनके बाद में भी उनकी परंपरा के लेखक हमको मिलते हैं। साथ में महारानी ने के बारे में हमको उनके गुरु का नाम मैं भूल रही हूँ, उनने अपने गुरु को बड़ा सम्मान दिया और उनका बड़ा मान रखा, और उनकी आज्ञा के बिना कभी कोई भी महत्वपूर्ण काम करती थी तो वो अपने गुरु से आज्ञा जरूर लेती थी। तो हमको ये उनकी संस्कृति, उनके संस्कार दिखाई दे रहे हैं, जो चंदेल परंपरा से आकर के गौड़ परंपरा में समाहित हो गए। साथ में बड़े आश्चर्य की बात है, इस बात पर भी हमको विचार करना चाहिए
कि हमको कहीं से ये नहीं लगता कि महारानी ने चंदेल परंपरा को यहाँ कायम रखा, महारानी ने गौड़ परंपरा को ही कायम रखा, उन्होंने आत्मसात कर लिया अपने आप को गौड़ परंपरा में। यानी वो पूरे से अपने ससुराल पक्ष से जुड़ गई थी। बिल्कुल। यहाँ की गौड़ जो परंपराएं हैं, गौड़वाना के जो रिवाज हैं, जो संस्कार है, उनको अपना लिया था, उसी भाषा में, उनके परिवेश में रच बस गई। बिल्कुल। आपसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, कभी राजशंकर शाह, रघुनाथ शाह, संग्राम शाह, इन मुद्दों पे भी बात करेंगे। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। रंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।